Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss production and uses, also some properties of X-ray. Yesterday, we discussed radius along with energy of an electron in an atom. Before starting the class, I want to interact with all of you so that हमारी जो भी नोट्स से रिलेटेड गुफ्तगू है वो सबसे पहले हो जाए। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मरियम, आलिया, मरियम अब्दुल रहमान, सायरा खान, बेटे अनम्यूट करें अपने माइक्स को। अब मेरी बात सुने सारे बेटे। ग्रुप में मैंने चैप्टर 18 के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो नोट्स थे वो मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड कर दिए। क्या आप सब ने रिसीव कर लिए? जी सर। यस सर। सारा खान जवाब दो। सायरा खान, सायरा खान, अच्छा जी। सौदा बीबी एंड दुले शहवार, बेटे बताइएगा क्या आप लोगों ने नोट्स ग्रुप से डाउनलोड कर लिए? यस सर, कर लिया। अच्छा, आलिया मुनीर आपने भी कर लिए? आलिया मुनीर, आई थिंक आलिया मुनीर मुझे सुन नहीं रही शायद। अच्छा बच्चों, कैसे करेंगे? जस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाएं, वो नोट सामने होंगे, क्लिक करें, वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी उसकी कॉपी। ओके सर। अच्छा, अब मेरी इंस्ट्रक्शन सुनिएगा बेटे। हर चैप्टर के जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नोट्स होंगे वो मैं आपको इस तरह से एक कॉपी हमेशा देता रहूँगा। चैप्टर नंबर 18 में हमारे लिए एक टॉपिक था बोहर मॉडल और उसकी एप्लीकेशन। दूसरा टॉपिक है जो हमारा है वो है एक्सरे का, और तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो लेज़र का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हमें पढ़ना होता है तो फिर हम वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं। कल का लेक्चर एनर्जी के बाद जो मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा था उसे छोड़ दीजिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं। जस्ट दो डेरिवेशन आपको करनी है, एक रेडियस की और दूसरी एनर्जी की। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो आज के इस लेक्चर में मैं अपने टॉपिक को एक्सरे की तरफ लेके जाऊंगा। एक्सरे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज आपको मिल जाएगी और जो नोट्स है वहाँ से आप उसे याद करेंगे। ठीक है, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ बच्चों, आपको ये पता करना है कि अगर हम किसी भी एटम के ऑर्बिट को देखें तो ये आपको इस तरह से नजर आएंगे। तो मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि इससे काम हो सके। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपके सामने किसी भी एटम के 3 ऑर्बिट्स बनाए हैं। बोहर ने क्या कहा कि ये आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी E1 होगी।
इसकी एनर्जी E2 होगी और इसकी एनर्जी E3 होगी। बिल्कुल सेंटर में छोटा सा एक डॉट है जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये तीनों ऑर्बिट, तीनों एनर्जी लेवल एक सेंटर पर मुहित करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तीनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसे सर्कल, ऐसे ऑर्बिट जिनका सेंटर एक ही है। पहला ऑर्बिट हो, दूसरा हो, तीसरा, उसका सेंटर यही एक न्यूक्लियस है। फर्ज कीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जवाब दीजिएगा। फर्ज कर लें कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ चला जाए। पहले शेल का इलेक्ट्रॉन अगर मैं कहूँ कि भी ये ऊपर चला जाए, तो बताइए ये कब ऊपर जा सकता है? जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं होगा। अगर ऐसा हो, मैं कहूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए, ये उस वक्त नीचे आएगा जब इसने एनर्जी को रिलीज किया होगा। ये वही बात है जो कि बोहर ने की थी, लेकिन असल जो बात है वो आपसे मैं करूँगा कुछ ही देर में। फर्ज कीजिए कि किसी भी वजह से ऐसा हुआ कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल में आके इसको हिट किया और ये यहाँ से बाहर चला गया। अब आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाए कि यहाँ से किसी चीज़ ने इस इलेक्ट्रॉन को अगर हिट किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये जो जगह है ये तो खाली हो जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इस जगह ये ऊपर वाला जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये फौरन से नीचे आ जाएगा और ये एनर्जी को रिलीज करेगा। जब ये सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ जाएगा, तो सेकंड में जगह खाली हो जाएगी। जब सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए फर्स्ट में, तो सेकंड में जगह खाली हो जाएगी। तो फिर थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर लेगा, यानी ये प्रोसेस मुसलसल रहेगा। ये मिसाल ऐसी है कि अगर किसी बिल्डिंग का पहला फ्लोर मैं निकाल दूँ, तो पहले की जगह पे दूसरा आ जाएगा, दूसरी की जगह पे तीसरा आ जाएगा, तीसरे की जगह पे चौथा आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि जब इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, निकल जाए, तो वहाँ एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है। इस खाली जगह को हम डॉट कहते हैं। डॉट का मतलब ये वो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी हुआ करता था, निकल जाने के बाद ये जगह खाली है। जब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो अपर शेल के इलेक्ट्रॉन दर्जा बदर्जा बतदरीज नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो नीचे गिरते जाएंगे तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। नीचे गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, फर्ज कर लो कि सेकंड वाला जब नीचे आया तो उसने ये वाली एनर्जी रिलीज कर दी, ग्रीन, जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। ये वाली एनर्जी एक्सरे होगी। अगर ऊपर वाला नीचे आ जाए, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इधर भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी जिसे मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, ये भी एक्सरे है। मगर बात समझने वाली ये है कि क्या एक्सरे जो कि तीसरे से दूसरे में आने वाले इलेक्ट्रॉन से निकली वो, और जो दूसरे से पहले ऑर्बिट में आने वाली है वो, क्या ये दोनों एक जैसी होंगी? इसका जवाब ये है कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एनर्जी का जब हमने फार्मूला डिराइव किया, तो वहाँ हमने इस बात को भी नोट किया कि पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है,
और जो दूसरे लेवल की एनर्जी होती है ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी के 4 टाइम्स होती है, और जो थर्ड वाली होती है वो ग्राउंड लेवल के 9 टाइम्स होती है। तो ये आपको बातें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से एनर्जी डिफ्रेंशिएट भी की जाती है। इस केस में आपको जो कंक्लूड करना है अपने माइंड में वो ये है कि किसी भी एटम में मल्टीपल ऑर्बिट होते हैं। अगर इनर ऑर्बिट हो सकता है पहले से इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है दूसरे से जाए। लेट्स सी इनर ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए तो वहाँ एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी। उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए नेक्स्ट ऑर्बिट सेकंड का इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये एक्सरे है। इसी तरह सेकंड की जो जगह खाली हो गई उसको फिल करने के लिए थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी आपके लिए एक्सरे को रिलीज करेगा। मगर ऊपर वाली एक्सरे की एनर्जी नीचे वाली एक्सरे की एनर्जी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये तो बातें थी कि एक्सरे क्रिएट होने की एक्चुअल मैकेनिज्म या उसकी रीजन क्या होती है, लेकिन ये सारी बातें 1985 में रिंजन को मालूम नहीं थी। याद रखिएगा कि 1985 में तो एक्चुअली इसको प्रोड्यूस किया, लेकिन ये बेसिकली 1885 की बात है। इस दौर में जो रिंजन है उसने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, उसके साथ एक्सीडेंटली ये रेस प्रोड्यूस हुई थी। और उस एक्सीडेंटल प्रोडक्शन को अब हम देखेंगे कि पेपर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। पेपर में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है मैं वो लिखता हूँ। डिफाइन एक्सरे, हाउ दे आर prepared, explain working of production of, नेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ स्लो हो जाएगा, अभी ना करो, चेक कर लो। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना चाहिए और पता होना चाहिए कि इसका हम आंसर क्या करें। अब थोड़ी देर में आपके सामने मैं लिख देता हूँ जी हम किस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए कि एक्स रे क्या है। एक्सरे, और फिर आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अननोन रेडिएशंस, अननोन रेडिएशन या अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी discovered by रेंजन। रेंजन याद रखिएगा कि साइंटिस्ट का नाम है, आर कॉल्ड एक्स रेज। ये इसकी एक अप्रोप्रिएट एस्टिमेटेड डेफिनेशन है। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या वर्किंग है उसको मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आंसर करना है। ऑन वर्डिंग में करना चाहो वो भी हो सकता है अगर आप इसको वर्किंग या एक्सपेरिमेंटल इसकी जो अरेंजमेंट है वो, और इन राइटिंग वर्किंग वो हमें लिखनी पड़ेगी। अब देखिएगा मैं इसकी आपको डायग्राम बना के देता हूँ कि एक्चुअल इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होगी।
ये हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस हद तक ये बन सकती है मुझसे। इट्स डिफिकल्ट टू यूज प्रॉपरली बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखते रहिएगा बेटे हाउ आई एम ड्राइंग दिस। ये कंप्लीट अप्रोप्रिएट राउंड मुझे नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं राइटिंग पैड यूज़ कर रहा हूँ। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी बट आप इसको प्रॉपरली बनाइएगा। ये शेप है क्यूब है। यहाँ हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे 50 किलो वोल्ट का। 50 किलो वोल्ट का मतलब 50,000 वोल्टेज है। ये हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट है और ये वोल्टेज एसी सप्लाई कर दिया जाएगा। अल्टरनेटिव है, ये डायरेक्ट नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास कॉपर की मेटल है और इस मेटल को भी हम सर्किट से ज्वाइन करते हैं। यहाँ से क्या होगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पूरा मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। ये इस सरफेस से जब टकराएंगे तो इस सरफेस से एक्सरे पैदा होगी। गौर कीजिएगा, मैं इसकी एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। बेटे ये जो आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है ये ग्लास ट्यूब है। ये शीशे की बनी हुई है पूरी, पहली बात। दूसरा कि ये एवाकुएटेड है। एवाकुएटेड का मतलब हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट की है। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमने इसमें से सारी की सारी जो एयर है वो बाहर निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ अ सक्शन पंप। ये जो आपको राउंड हिस्सा नज़र आ रहा है ये टंगस्टन फिलामेंट का मेटल है। टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट इस तरह में होता है, जब वो गर्म होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। ये जो डॉटेड है आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जाके जब इस ट्रायंगल शेप वाली ये कॉपर की मेटल है, कॉपर मेटल प्लेट है ये या सरफेस है, इस पर वो टकराएंगे और इस मेटल से एक्स रे पैदा होगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्स रे है। ये याद रहे कि ये जो कॉपर की मेटल सरफेस रखी जाती है ये इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड होती है और 45 डिग्री के एंगल पर होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से टकराएगा तो ये 45 के एंगल पे टकराएगा। तो ये वो पूरी डिस्क्रिप्शन थी जो कि कंस्ट्रक्शन की है। मैं कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर समझाता हूँ। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस करने की जो सेटअप हमने लगाया इट कंसिस्ट ऑन अ ग्लास ट्यूब। ये लिखना है आपने। अगर नोट से याद करते हैं तो ठीक है, वरना मेरी वर्डिंग को सुन लें, आपने यही लिखना है कि इट कंसिस्ट ऑन अ ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब की बनी हुई है। Inside it, tungsten filament is attached with high voltage AC that is 50 kilovolt. ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, टू द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एक कॉपर मेटल मौजूद है विच इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तीन पॉइंट आपके। चौथा पॉइंट, कॉपर मेटल इज अटैच्ड विद द सर्किट। पांचवा पॉइंट,
कि टंगस्टन फिलामेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा। छठा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से टंगस्टन से निकलेंगे तो सही, मगर इन्हें तेज करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके बारे में भी याद कर लें कि ये जो एक्सेलरेटेड होते हैं या इनको जो स्पीड मिलती है ये एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। यानी दूसरी तरफ जो मेटल है ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होती है या पॉजिटिव सर्किट से कनेक्टेड होती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्पीड मिल जाएगी। ये फास्ट मूविंग अगर नहीं होंगे तो मेटल को हिट करने के बाद वो एक्सरे को प्रोड्यूस कर नहीं सकते। अब यही बात आप यहाँ देखें इस डायग्राम में। ये जो मैं आपसे कह रहा था कि कोई चीज आके इसके इनर इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, वो जो आएगा वो यही तो है जो कि इलेक्ट्रॉन टंगस्टन से निकला। उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया, बट मैं अब बता रहा हूँ कि टंगस्टन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और इतना ज़्यादा ये स्पीड से आएगा कि जब ये मेटल को हिट करेगा तो मेटल के एटम का इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, उससे ऊपर वाला और नीचे आएगा, जिसकी वजह से एक्सिस एनर्जी रिलीज होगी। दैट एनर्जी विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ये है वो पूरा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि एक्सरे किस तरह से पैदा होती है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो बेटे पूछिए, अपने माइक्स को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछिए। सर ये हम वोल्टेज हमेशा 50 के का ही देंगे? बेटे ये वोल्टेज बहुत हाई है, अगर ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो टंगस्टन से पैदा होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट नहीं हो पाएंगे। वो टंगस्टन के अंदर तो मूव करेंगे लेकिन बाहर स्पेस में नहीं आ पाएंगे। और कोई क्वेश्चन? मरियम अख्तर बेटे कोई सवाल है तो पूछो। नो सर। समझ में आ गया यहाँ तक सारा? यस सर। सर ये कॉपर मेटल प्लेट से टकराने के बाद एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा? मतलब कॉपर प्लेट में ऐसा क्या है? बेटे कॉपर प्लेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली कोई भी मेटल हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हिट करेंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ये सवाल होना चाहिए कि वाई कॉपर, यहाँ कॉपर क्यों इस्तेमाल किया? कॉपर इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, दूसरा ये बहुत ही कॉस्टली नहीं है, ये हमारे लिए चीप मेटल में शामिल होती, सस्ती है ये। अगर फर्ज कर लो मैं कॉपर को हटा के या गोल्ड या सिल्वर लगा दूँ तो भी यही काम होगा, बट एक फ़र्क आ जाएगा कि रिसीव होने वाली जो एक्सरे है उसकी एनर्जी कॉपर वाली एक्सरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके बच्चों, अब बेटे आपने इसमें करना क्या, सुनो मेरी बात। अगर आप नोट से याद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ यू हैव टू आंसर। सबसे पहले आप मेन हेडिंग देंगे अपने एक्सरे की और डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने 2 लाइनों में लिखी हुई है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। इस हेडिंग में आप ये जो 5-6 पॉइंट इसकी कंस्ट्रक्शन के हैं वो लिखेंगे। वो 5-6 पॉइंट कौन से हैं मैं दोबारा बताता हूँ। कि जो ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑन अ ग्लास ट्यूब, पहला ये आएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि इनसाइड द ग्लास ट्यूब टंगस्टन फिलामेंट इज अटैच्ड विद हाई वोल्टेज 50 किलोवाट। तीसरा पॉइंट आएगा टू द अदर एंड ऑफ द ट्यूब कॉपर मेटल प्लेट इज प्रेजेंट विच इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। फिर आप चौथा पॉइंट देंगे कि कॉपर मेटल की जो प्लेट है वो भी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सर्किट से अटैच्ड होगी। चौथा पॉइंट आप देंगे वो जो ग्लास ट्यूब है वो आपकी एवाकुएटेड है, यानी अंदर वैक्यूम है। पांचवा पॉइंट आप देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कि टंगस्टन से इजेक्ट हो रहे हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे by due to electrostatic force of attraction। और finally आप लिखेंगे when electron hits the copper metal surface which is kept at angle of 45 degree, X-ray is produced।
और हम उस एक्सरे को वहाँ पर यूज़ करते हैं। जी बच्चों बताओ, क्लियर है? मैं आगे बात करूँ इससे? Yes, sir. ओके, अब आप सब बेटे अपने अपने दिमाग पे जोर दें कि एक्सरे के यूजेस क्या क्या होंगे, बताइए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सरे? आपने अपने अपने यूजुअल लाइफ में एक्सरे को यूज होते हुए जरूर देखा होगा, बताइए कहाँ? टू फाइंड द फ्रैक्चर प्लेस, फ्रैक्चर कहाँ हुआ है ये मालूम करने के लिए हम एक्सरे अक्सर लगाते हैं, अक्सर यूज करते हैं। पहली बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक्सरे आप जो जानते हैं वो ये कि अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम एक्सरे करवा के पता करते हैं कि क्रैक कहाँ आया। ठीक है, ठीक है, जवाब दो। Yes, sir. पहला यस यूज, सर। पहला यूज हमारा ये है। दूसरा यूज, आपने गाड़ियों में देखा होगा कि सीएनजी के सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं। उन सिलेंडर्स को अगर हमें चेक करना हो कि क्या कोई सिलेंडर हमारा लीक तो नहीं है, क्योंकि विजिबली मेटल तो बिल्कुल जॉइंट होती है, बट एक्चुअली उसमें कोई ना कोई अगर क्रैक बारीक सा भी पाया गया तो हमारी आम आंख से तो नजर नहीं आएगा, मगर हम एक्सरे के जरिए से उसे मालूम कर लेते हैं। तो दूसरा इसका यूज ये है कि हम मेटल्स के क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में होता है। उस हॉस्पिटल में रेज को इस्तेमाल करके डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है। वो रेज जो कि इस्तेमाल की जाती है उनमें से एक तो लेज़र होती है और दूसरी एक्सरे होती है। एक्सरे सिर्फ हड्डियों को टूटे हुए को नहीं बताती, बल्कि कैंसर से पहले के स्टेज पे अगर कोई डिजीज या कोई जख्म आपका मौजूद होता है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? Yes, यस sir. सर। अच्छा जी, चौथा यूज इसका ये है कि एक्सरे को हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे को यूज करते हैं। ये मैंने आपको 4 यूजेस बता दिए, बाकी नोट्स में देखिएगा, इससे मुख्य भी और भी कुछ आपको यूजेस मिलेंगे। ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सरे को मैंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, लाइट की रे है। ये रे एरोहेड की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर 2 फील्ड्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस एरो पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड लाइन से। इसी तरह ब्लू लाइन से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई लाइट प्रोपेगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, मगर दोनों ट्विस्ट भी करती जाती है। जरा इस वाले को देखिएगा, ये डिस्टेंस ऐसा ऐसा कम हो रहा है, देख रहे हैं मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मगर जब ये मूव करेंगी, लाइट प्रोपेगेट जब करेगी तो ये दोनों ट्विस्ट भी करेंगी। जिस तरह स्क्रू घूमता है उसी तरह ये फील्ड भी घूमती जाएगी, मगर घूमते हुए इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का मेंटेन रहेगा। ये है कॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारी रेंजेस आती हैं। पहली एक रेंज में आपसे जिक्र करता हूँ, वो है विजिबल रेंज। ये विजिबल रेंज वो है जिसे आप और मैं देखते हैं। एक होती है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड कहते हैं आईआर रीजन को, आईआर या इंफ्रारेड रीजन। और दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट। ये 3 वो रेंजेस हैं जिन रेंजेस में हमें एक्सरे मिलती है। इन 3 के अलावा किसी और रीजन में एक्सरे का वजूद नहीं होता। एक्सरे मैं कहता हूँ कि ये हाईली एनर्जेटिक है। हाई एनर्जी का मतलब ये होता है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी। ये शॉर्ट वेवलेंथ में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैं लॉन्ग वेवलेंथ ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? Yes, sir. वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ अगर लॉन्ग होगी तो एनर्जी कम होगी। ये बात हमें कहाँ से पता चलेगी? E इज इक्वल टू एच न्यू का फार्मूला आप जानते होंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू
इसमें म्यू की जगह पे हम लिख देंगे सी अपॉन लैम्डा। तो पता ये चला कि एनर्जी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के मतलब ये कि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। अगर वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको मैंने डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। आप जल्दी से स्क्रीन पे मुझे तमाम वर्क का एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इससे आगे की और बातें डिस्कस करता हूँ।